चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में ताकत चाहता है, चाहे वो दफ्तर में एक अहम प्रोजेक्ट हो, परिवार में सम्मान, या बस इतना कि लोग हमारी बात ध्यान से सुने। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है माकियावेलियन मानसिकता और शक्ति का मनोविज्ञान। अब इससे पहले कि कोई सोचे कि हम यहाँ सबको चालाक और मतलबी बनना सिखा रहे हैं, मैं साफ कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद ये समझना है कि इंसानी दिमाग असल में कैसे काम करता है, उन अनकहे नियमों को समझना जो हमारे सामाजिक जीवन को चलाते हैं। मानो एक तरह से समाज की जो छुपी हुई मशीनरी है उसको देखने जैसा। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लेख दुनिया को आदर्शों के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि हितों और जरूरतों के नजरिए से देखने की बात करता है। अच्छा। यह हमें सिखाता है कि लोग जो कहते हैं उसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोशल एक्सरे जैसा है, जो सतह के नीचे की हकीकत दिखाता है। चलिए इसके मुख्य विचारों को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो इन नोट्स में कही गई है वो ये कि हर इंसान के व्यवहार के पीछे 3 मुख्य ड्राइवर्स होते हैं: डर, लालच और अहम, एगो। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, थोड़ा नेगेटिव भी। क्या हम वाकई इतने सरल हैं? ये सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये लेख हमें लोगों के बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को पढ़ने के लिए कहता है। उनके एक्शन को? हाँ, एक्शन को। सोर्स के मुताबिक ज्यादातर लोग अपनी असली जरूरतें सीधे सीधे नहीं बताते हैं। वो उन्हें नैतिकता, दोस्ती या किसी मजबूरी के पर्दे में छुपा देते हैं। कोई उदाहरण है इसका? सोचिए, जब कोई रिश्तेदार परिवार की मीटिंग में बार बार कहता है मैं तो बस परिवार की भलाई चाहता हूँ, तो क्या असल में वो अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की कोशिश नहीं कर रहा? ये अहम है। हाँ, ये तो होता है। या जब कोई सहकर्मी अचानक से बहुत मददगार हो जाता है और फिर 2 दिन बाद कहता है यार मेरा वो एक काम कर दोगे? बिल्कुल, वो लालच हो सकता है। और डर तो सबसे बड़ा प्रेरक है। नौकरी खोने का डर, सम्मान खोने का डर, या बस पीछे रह जाने का डर। ये तीनों चीजें, डर, लालच और अहम, नकारात्मक नहीं है। ये बस इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। एक प्रभावशाली व्यक्ति वो होता है जो इन पर्दों के पीछे देख पाता है। वो समझता है कि असली प्रेरणा क्या है। मतलब वो शब्दों पर नहीं, मंशा पर ध्यान देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये लोगों को जज करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के बारे में है। उनकी असली जरूरतों को पहचानना ताकि सही तरीके से बातचीत हो सके। यहां से हम अगले विचार पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगा: मौन की ताकत। हम तो यही सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है, जो अपनी बात जोर जोर से रखता है, वही ज्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन ये नोट्स कुछ और ही कहते हैं। हाँ, और ये एक आम गलतफहमी है जिसे यहाँ तोड़ा गया है। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो 2 कमाल की चीजें होती हैं। अच्छा? पहली, आप सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देते हैं। लोग खामोशी से असहज हो जाते हैं और उसे भरने के लिए बोलने लगते हैं। और जब वो बोलते हैं तो अनजाने में अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं और अपनी योजनाएं जाहिर कर देते हैं। आपको वो जानकारी मिल जाती है जो शायद वो कभी देना नहीं चाहते थे। लेकिन एक मिनट, ज्यादा चुप रहने से क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि इस इंसान को कुछ आता ही नहीं, या ये घमंडी है? क्या ये रणनीति उल्टी नहीं पड़ सकती? तो फिर कब? ये तब चुप रहने के बारे में है जब दूसरे आपसे बोलने की उम्मीद कर रहे हो, जैसे किसी बहस में या जब कोई आप पर आरोप लगा रहा हो। आपका मौन आपको रहस्यमयी बनाता है। लोग समझ नहीं पाते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा। ये अनिश्चितता आपको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। वो आपकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाते रहते हैं और इस प्रक्रिया में वो अपनी शक्ति खो देते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपकी बात का वजन ज्यादा होता है क्योंकि वो दुर्लभ होती है। वाह, मतलब शक्ति इस बात में नहीं है कि आप कितना जोर से चिल्लाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितने शांत रह सकते हैं। मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था, और मुझे लगता है कि ये सीधे तौर पर भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले विचार से जुड़ता है, जिस पर इन नोट्स में काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सोर्स एक बहुत जरूरी फर्क बताता है: रिएक्ट करना यानी तुरंत प्रतिक्रिया देना, और रिस्पॉन्ड करना यानी सोच समझकर जवाब देना। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, किसी ने ट्रैफिक में आपको कट मारा, आप हॉर्न बजाते हुए उसे गाली देते हैं, ये रिएक्ट करना है।
उस एक पल के लिए उस अजनबी ने आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, आपका मूड खराब कर दिया। तो मतलब वो जीत गया। हाँ, उसने आपको जीत लिया। और रिस्पॉन्ड करना क्या होगा? अब सोचिए, अब गहरी सांस लेते हैं, उसे जाने देते हैं और अपना पसंदीदा गाना लगा लेते हैं। ये रिस्पॉन्ड करना है। शक्ति और शांति दोनों आपके पास रहीं। दफ्तर में किसी ने आपको एक बुरा भला ईमेल भेजा, तुरंत गुस्से में जवाब टाइप करना रिएक्शन है, लेकिन उस ईमेल को छोड़कर 1 घंटे बाद ठंडे दिमाग से तथ्यों के साथ एक प्रोफेशनल जवाब लिखना रिस्पॉन्स है। सही बात है। जो इंसान उकसाने पर तुरंत भावुक हो जाता है, वो अपना नियंत्रण किसी और के हाथ में दे रहा है। जो सोच समझकर जवाब देता है, असली ताकत उसी के पास रहती है। तो भावनाओं पर काबू रखना, कम बोलना, लोगों की असली मंशा समझना, इन सब का असल में मतलब क्या है? कोई इन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बना सकता है? लेख में एक और बड़ी बात कही गई है, सबको खुश ना करने और ना कहने की ताकत। ये तो हमारी परवरिश के काफी खिलाफ जाता है ना। हमें तो सिखाया जाता है कि अच्छे लोग सबको खुश रखते हैं। और यहीं पर ये लेख एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि शक्ति का असली स्रोत क्या है? क्या वो हर किसी के द्वारा पसंद किए जाने से आती है या सम्मान पाने से आती है? इस लेख के अनुसार जवाब साफ है, सम्मान। और सम्मान तब मिलता है जब आपकी एक कीमत होती है, जब आप अपनी सीमाएं बनाते हैं और हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहते, तो लोग आपके समय और आपकी राय को ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब अगर आप हर किसी के काम के लिए हमेशा हाँ कहते हैं, तो आपकी हाँ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। व्यक्ति लगातार दूसरों की मंजूरी चाहता है, वो अपनी शक्ति उन्हें सौंप देता है। अच्छा। जब आप आत्मविश्वास से ना कहना सीखते हैं, बिना किसी बहाने के, तो आप एक संदेश देते हैं कि आपके अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं हैं। इससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपका सम्मान करेंगे। सही है। क्योंकि जो अपनी कीमत खुद नहीं लगाता, दुनिया उसकी क्या कीमत लगाएगी। और जब आप अपनी सीमाएं बनाते हैं, लोग आपके हाँ को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, और ये गंभीरता ही आपकी छवि बनाती है, जो हमें लेख के शायद सबसे जरूरी हिस्सा पर लाती है कि लोग आपको असल में कैसा देखते हैं। मतलब परसेप्शन इज रियलिटी। ये विचार थोड़ा परेशान करने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं असल में कौन हूं ये मायने नहीं रखता? ये परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन ये सामाजिक जीवन की एक सच्चाई है। इंसान कहानियों से चलता है। हम तथ्यों से ज्यादा भावनाओं और धारणाओं पर फैसले लेते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक दफ्तर में 2 लोग हैं, राहुल और प्रिया। दोनों बराबर काम करते हैं, लेकिन राहुल हमेशा शांत, व्यवस्थित और आत्मविश्वास से भरा दिखता है। वहीं प्रिया हमेशा तनाव में भागी और शिकायत करती हुई दिखती है। जब कोई बड़ी गलती होती है, तो मैनेजमेंट का शक सबसे पहले किस पर जाएगा? जाहिर है प्रिया पर, भले ही गलती राहुल ने की हो। यही है धारणा की ताकत। अगर आपने अपनी एक समझदार, शांत और सक्षम छवि बनाई है, तो लोग आपकी छोटी मोटी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देंगे। वे सोचेंगे, नहीं, इनसे गलती नहीं हो सकती, शायद कोई वजह होगी। अच्छा। लेकिन अगर आपकी छवि एक कमजोर या हमेशा घबराए रहने वाले इंसान की है, तो आपकी सही बात भी लोगों को पसंद नहीं आएगी। यह अपनी कहानी को नियंत्रित करने के बारे में है, इससे पहले कि कोई और आपके लिए कहानी गढ़ दे। तो ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को सही तरीके से पेश करने के बारे में है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन किसी को पता ही नहीं चला, तो उसका असर सीमित रह जाता है। शक्ति के खेल में जो दिखता है वही बिकता है। सटीक कहा। आपकी प्रतिष्ठा आपके आने से पहले कमरे में पहुंच जाती है। उसे बनाना और उसकी रक्षा करना एक बहुत जरूरी काम है। चलिए अब कुछ और गहरी रणनीतियों पर बात करते हैं जो इन नोट्स में हैं। ये थोड़े मुश्किल विषय हैं, जैसे डर का इस्तेमाल करना और भरोसे को लेकर सतर्क रहना। डर का इस्तेमाल करना सुनने में ही बहुत नकारात्मक लगता है, और इसे सोर्स में बहुत ही संतुलित तरीके से समझाया गया है। ये खुले तौर पर डराने या धमकाने की बात नहीं करता, क्योंकि उससे सीधी नफरत और दुश्मन पैदा होते हैं। बिल्कुल। जो आखिर में आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। बल्कि ये एक तरह की अप्रत्याशितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और सम्मान की एक सीमा तय करने की बात करता है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपका एक बॉस है जो हमेशा हर बात पर मुस्कुराता है और कभी गुस्सा नहीं करता। लोग धीरे धीरे उसे हल्के में लेना शुरू कर देंगे। डेडलाइन मिस होंगे, काम की क्वालिटी गिरेगी। हाँ, अब एक दूसरा बॉस है जो ज्यादातर शांत और पेशेवर रहता है,
लेकिन जब कोई बड़ी गलती होती है तो वो बहुत सख्त हो जाता है। लोग हमेशा थोड़ा सतर्क रहेंगे। वो जानते हैं कि एक सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये डर पैदा करना नहीं है, ये सम्मान पैदा करना है। ये अनिश्चितता है कि लोग आपसे उलझने से पहले सोचें। ये सीधे टकराव से बचने का एक तरीका है, न कि टकराव पैदा करने का। अच्छा, तो ये अपनी एक सीमा रेखा खींचने जैसा है जिसे कोई पार करने की हिम्मत न करे। और भरोसे के बारे में क्या? सोर्स कहता है कि भरोसा एक मुद्रा की तरह है, करेंसी। ये बहुत दिलचस्प तुलना है। हाँ, और ये बहुत सटीक है। सोर्स एक बीच का रास्ता सुझाता है, ना अंधा विश्वास न पूरा अविश्वास। मतलब बैलेंस। हाँ, बैलेंस। अगर आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते तो आप अकेले रह जाएंगे और कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको टीम की जरूरत होती है। सही बात है। लेकिन अगर आप हर किसी पर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो आपके धोखा खाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसे करेंसी की तरह कैसे इस्तेमाल करें? जैसे आप पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही भरोसा भी धीरे धीरे दें। किसी को एक छोटी सी जिम्मेदारी दे, अगर वो उसे अच्छे से निभाता है तो थोड़ा और भरोसा करें। इसे एक निवेश की तरह देखें। और हमेशा याद रखें, लोगों के पिछले व्यवहार पर ध्यान दें, उनकी मीठी बातों पर नहीं। अगर किसी ने पहले भी भरोसा तोड़ा है तो बहुत संभावना है कि वो फिर से तोड़ेगा। मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। भरोसा कमाया जाता है, मुफ्त में नहीं दिया जाता। और अब आते हैं उस सलाह पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। जरूरत से ज्यादा नैतिक या शरीफ दिखने की कोशिश मत करो। ये तो हर उस बात के खिलाफ है जो हमें सिखाई जाती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका मतलब है कि हमें यथार्थवादी बनना होगा। दुनिया हमेशा आदर्शों पर नहीं चलती। अच्छा, यह लेख कहता है कि जो लोग हर समय अपनी नैतिकता और शराफत का दिखावा करते हैं, वे अक्सर इस दिखावे को अपनी असली मंशा छिपाने के लिए एक नकाब की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी अच्छाई का इस्तेमाल आपको निरस्त्र करने के लिए करते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा संत होने का नाटक कर रहा है असल में सबसे बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। ये तो काफी निराशावादी सोच है। ये निराशावादी नहीं बल्कि सतर्क रहने की सलाह है। यह लेख हमें उन नकाबों को पहचानना सिखा रहा है। ये समझने में मदद कर रहा है कि अच्छाई दिखाना भी एक रणनीति हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनैतिक बन जाएं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप दूसरों के दिखावे से मूर्ख न बने। जब कोई जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी बातें करे तो एक कदम पीछे हटकर उसके कामों को देखें। क्या उसके काम उसकी बातों से मेल खाते हैं? यह भोलापन छोड़ने और समझदार बनने की बात करता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो ये किसी को मतलबी या चालाक बनाने की गाइड नहीं है। ये तो सामाजिक दुनिया के उन अनकहे नियमों को समझने का एक तरीका है ताकि आप मूर्ख न बने और अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका आखिरी संदेश यही है कि पत्थर दिल नहीं बल्कि समझदार बनना है। भावनाएं हों लेकिन वे आप पर हावी ना हो। भरोसा करें लेकिन आंखें बंद करके नहीं। हाँ, अपनी ताकत को जाने लेकिन उसका शोर न मचाएं। यह सामाजिक शतरंज के खेल को सोच समझकर खेलने के बारे में है, जहां हर चाल गिनी जाती है और हर चाल का एक नतीजा होता है। ये दुनिया को उसकी असलियत में देखने के बारे में है, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वो हो। ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाती है। इन नोट्स में बार बार कहा गया है कि प्रभावशाली लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं। हाँ, तो यहाँ सुनने वालों के लिए एक छोटा सा प्रयोग है। अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए इसे अपनी जिंदगी में लागू करें, अगली मीटिंग में दोस्तों के साथ या परिवार में अपनी राय तुरंत देने के बजाय सिर्फ ध्यान से सुने और देखें। बस सुने। हाँ, बस सुने। तो हम अपने आसपास के लोगों की कौन सी छुपी हुई मंशाओं, असुरक्षाओं और समीकरणों को खोज पाएंगे जिन्हें हम रोज की बातचीत के शोर में सुन ही नहीं पाते।